नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहां हम इतिहास संबंधी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में द एंड करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास को MCQ फॉर्मेट में द एंड करने की एक सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम उसके चौथे पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका विषय होगा, आज का विषय है कि आदिवासी विद्रोह जो हुए थे और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे संबंधित आज प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इतिहास संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि फराइजी आंदोलन से जुड़े शख्स है, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। हमारे विकल्प है हाजी शरीयतुल्लाह, दुदू मियाँ, नया मियाँ, या डी में है टीटू मियाँ। ये सारे विकल्प हैं और विकल्प ए है ABC सही, या BCD सही, ACD या ऑल सही। तो आपको बताओ कि फराजियों ने सभी गैर इस्लामी विचारों को त्याग कर सिर्फ कुरान को माना था। इसी के अंतर्गत पूर्वी बंगाल के गरीब ग्रामीण मुसलमान जमींदार नीलहा साहब व ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिए। मतलब कि फराजी जो थे वो क्या किए थे कि सिर्फ कुरान को माने, और इन्हीं फराजी में से क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल के जो गरीब ग्रामीण मुसलमान थे, वो ज़मींदार जो नील की खेती करवाने वाले वो जो ज़मींदार थे, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि उनके गुस्से के जो शिकार हुए थे वो मुख्यतः हिंदू ज़मींदार थे, पर मुसलमान ज़मींदार भी अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं करते थे। जवाब में 1839 ईस्वी में जब बाद में क्या हुआ कि शुरुआत में तो इसका नेतृत्व किसने किया, हाजी शरीयतुल्लाह ने, और बाद में 1839 में शरीयतुल्लाह की मृत्यु हुई तो उनके बेटा दुदू मियाँ ने नेतृत्व संभाल लिया। इन लोगों ने किसान को एकजुट किया तथा उसकी घोषणा की कि सारी ज़मीन क्या है, उन्होंने घोषणा की कि अल्लाह की है, उसकी सारी ज़मीन किसकी है, अल्लाह की है, और इस कारण उस पर लगान वसूल करना खुदाई कानून के खिलाफ है। 1862 ईस्वी में दुदू मियाँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी नया मियाँ बनता है। तो यहाँ पर जो विकल्प है हमारे A, B और C, ये तीनों के तीनों सही है। ये प्रश्न पहले पूछ भी चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब है अगला प्रश्न कि मोपला विद्रोह में शामिल मोपला मुसलमान किस दास जाति के धर्म परिवर्तन से अपनी संख्या बढ़ाए थे। ये हमारा 47 नंबर प्रश्न है। तो आपको बताओ कि 1840-50 के दशक में ये जो मोपला विद्रोह हुआ था, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र का ये मोपला विद्रोह था। वैसे ये यानी कि मोपला, जिसे हम मपीला भी कहते हैं, उन अरब व्यापारियों के वंशज थे जो इस क्षेत्र में बस गए थे। ठीक, यहाँ कि नायर व तियर स्त्रियों से ये विवाह कर लिए। बाद में निचली जातियों के हिंदुओं जैसे कि चेरुमार नामक दास जाति के धर्म परिवर्तन के कारण इनकी संख्या बढ़ी। तो ये जो हमारा सवाल था कि मोपला विद्रोह में शामिल मोपला मुसलमान किस दास जाति के धर्म परिवर्तन से अपनी संख्या बढ़ाए थे, तो उत्तर हो जाएगा हमारा चेरुमार। अब अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न कि दामने कोह किस आंदोलन से जुड़ा प्रसिद्ध शब्द है। ये हमारा अगला प्रश्न है। विकल्प है कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, फराइजी आंदोलन, नन ऑफ दीज। तो आपको बताओ कि 1855-56 ईस्वी में ये संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक, कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 ईस्वी में, और 1855-56 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल पूर्वी भारत के जिला कटक, मानभूमि, बराभूमि, छोटा नागपुर और पलामू, हजारीबाग और बीरभूम में ये सब संथाल क्या था, ये सब यहाँ इन जगहों में बिखरा हुआ था। अपने घरों से भगाए जाने पर इन्होंने राजमहल के पहाड़ियों के आसपास का इलाका साफ किया और उसे दामने कोह नाम दिया। क्या दिया? दामने कोह, यानी कि पहाड़ का दामन। आदिवासियों की ज़मीनें जब किराए पर गैर आदिवासियों को दी गई, यानी ज़मींदार व सूदखोरों को जब दी जाने लगी, तो ये जो लोग बाहरी लोग थे, ज़मींदार सूदखोर, इनको ये लोग आदिवासी लोग डीकू कहते थे, इनकी दखल से ये इतने परेशान हो गए कि 1855-56 में यही संथाल विद्रोह हो गया। तो दामने को यानी कि आपका पहाड़ का दामन, ये संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ है।
अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नई राइफल एनफील्ड की कारतूस जिसमें गाय व सूअर की चर्बी मिले होने की अफवाह फैली, वह किस राइफल के स्थान पर लाया गया था? ये हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की जो वजह थी उसमें शामिल था कि एनफील्ड की कारतूस, एनफील्ड राइफल जो नया लाया गया था उसमें जो कारतूस को काटना पड़ता था, तो अफवाह ये फैल गई थी कि कारतूस में क्या है, गाय या सूअर की चर्बी है। इस कारण हिंदू मुसलमान दोनों ने विद्रोह किया था। तो वो राइफल किस राइफल के स्थान पर लाया गया था, ये हमारा प्रश्न है। पहला विकल्प है ब्राउन बेस तफग, तुपका, या दोनों, या नन ऑफ दीज। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ये इसमें नई राइफ़ल जो लाई गई थी एनफील्ड राइफ़ल, उससे पहले जो राइफ़ल यूज होता था वो ब्राउन बेस तफग भी यूज होता था और उसी का दूसरा नाम तुपका भी था। तो ये दोनों के दोनों राइफ़ल सही जवाब हो जाएंगे। आपको बताऊं कि ये जो अफवाह फैली हुई थी गाय और सूअर के चर्बी कारतूस में मिले होने की, यह अफवाह गलत नहीं थी। वैसे इन कारतूसों का उत्पादन शीघ्र बंद कर दिया गया, पर तब तक अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो चुका था, तो विद्रोह कोई फर्क नहीं पड़ा, विद्रोह हुआ ही। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता में शामिल खान बहादुर खान ने किस जगह पर विद्रोह का नेतृत्व किया? यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न लोगों ने नेतृत्व किया था। तो खान बहादुर खान के बारे में सवाल है कि ये कहाँ पर नेतृत्व किया था, पटना, लखनऊ, कानपुर या रोहिलखंड? तो आपको बताओ कि लखनऊ में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। इसी तरह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब। और ये जो खान बहादुर खां है इन्होंने रुहेलखंड में नेतृत्व किया था। अब अगला प्रश्न है किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में कहा कि 1857 का भारतीय विद्रोह कोई एक आंदोलन नहीं था बल्कि अनेक आंदोलन थे? ये किस विद्वान का कथन है कि मतलब 1857 का जो विप्लव है, विद्रोह है, वो मात्र एक आंदोलन नहीं बल्कि अनेक आंदोलन को अपने में समेटे हुआ था? एरिक स्टोक्स, मार्क्स, सी.ए. बेली, नन ऑफ दीज। तो आपको बताओ ये जो कथन है कि 1857 का विद्रोह में अनेक आंदोलन छुपे हुए थे, तो ये एरिक स्टोक्स साहब का कथन है। अगला प्रश्न 1857 ईस्वी के विप्लव को किस विद्वान ने राष्ट्रीय विद्रोह या स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी? तो आपको बताओ कि 1857 के विद्रोह को बहुत सारे विद्वान सिर्फ एक विद्रोह का नाम देते हैं, पर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इन्हें राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। तो उनमें से जो पहला नाम है ये जो नाम है इसमें पहला नाम है सावरकर साहब का। तो सावरकर साहब ने भारत का स्वाधीनता संग्राम या स्वराज के लिए संघर्ष कहा था, ये नाम दिया था। और इसके बाद एस.बी. चौधरी ने भी नाम दिया था कि एक विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए अनेक वर्गों की जनता का यह पहला संयुक्त प्रयास था। तो इन दोनों ने दिया था। तो यहाँ पर ये दोनों का दोनों विकल्प सही हो जाएगा, बी एंड सी। और आपको बताओ ये दोनों के दोनों विकल्प यहाँ सही हो जाएंगे। और एक और चीज़ है कि इसमें कार्ल मार्क्स को भी याद रखिए जब हम पढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह को स्वाधीनता संघर्ष की संज्ञा जिन्होंने दी थी या राष्ट्रीय विद्रोह की, तो कार्ल मार्क्स साहब ने भी 1857 के विद्रोह को सैनिक गदर की बजाय एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो कार्ल मार्क्स, सावरकर और एस.बी. चौधरी ये तीनों ने ऐसी संज्ञा दी थी। तो यहाँ पर विकल्प में सावरकर और एस.बी. चौधरी था, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, बी भी और सी भी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका पिछले क्लास में आपका होमवर्क था कि ब्रिटेन में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था। ये आपका पिछले क्लास में होमवर्क था। हमने बोला था कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप जो ग्रुप है इतिहास के उसमें शेयर कीजिए। अगर आपको नहीं आता, अगर आता है, आसान लगता है तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो ब्रिटेन में दास प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो 1820 ईस्वी में हुआ था। वही 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत सरकार को दास प्रथा के उन्मूलन का आदेश दिया गया। वैसे भारत में 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन वाला कानून लागू हुआ, तो 1843 का काल माना जाता है। वैसे चार्टर एक्ट 1833 में प्रावधान हो गया, लेकिन ब्रिटेन में इससे पहले हो गया था 1820 ईस्वी में भी। तो ये जो हमारा प्रश्न था इसका जवाब हो जाएगा सी, 1820 ईस्वी।
और एक और प्रश्न जो कि आपका पहले होमवर्क था, इससे पिछले वीडियो में, यानी कि इसके पार्ट 2 में जो आपका होमवर्क था उसके बारे में बताओ कि पुटच्युत व्यवस्था किस भू व्यवस्था से जुड़ी है। ये आपका होमवर्क था। अब हमने कहा था कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अस्थाई या कोई नहीं। तो आपको बताओ कि ये जो पुटच्युत व्यवस्था थी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। यह व्यवस्था पुटच्युत के नाम से जानी गई, जिनमें एक रैयत की मालगुजारी हर खेत पर अलग अलग नहीं, उसके सभी खेतों के आधार पर तय की जाने लगी, जिन पर सिंचाई की सुविधा व उत्पादकता अलग अलग होती थी। मद्रास सरकार ने मुनरो के विवादित पैसों की कमी, मुनरो के विचारित, इसको फिर से सुन ले कि मद्रास सरकार ने मुनरो के विवादित पैसों की कमी दूर करने हेतु बिना सर्वेक्षण के किसी रैयत पर गांव के कागजात के आधार पर मनमाने ढंग से तय कर दिए थे। यानी कि गांव के जो कागजात थे तो उसी के आधार पर रैयत या गांव के जो कागजात थे उसी के आधार पर बिना सर्वेक्षण के ही ये टैक्स मतलब कि तय कर दिया गया था। तो इसी के लिए मतलब ये प्रयास हुए थे। इसके और डिटेल में जाए तो आपको बताओ कि मद्रास की सरकार पैसे की तंगी से बुरी तरह से त्रस्त थी, इसलिए उसने प्रेसिडेंसी के अधिकांश भागों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने का निर्णय लिया। लेकिन मुनरो की जो कल्पना थी, धीरे धीरे इस व्यवस्था ने उससे एकदम भिन्न रूप धारण कर लिए। उसने सरकार की आय तो बढ़ाई पर खेतिहरों को भारी मुसीबत में डाल दिया। अनेक क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया और किसी रैयत पर गांव के कागजात के आधार पर मनमाने ढंग से तय किया जाने लगा। यह व्यवस्था पुटच्युत के नाम से जानी गई, जिसमें एक रैयत की मालगुजारी हर खेत पर अलग अलग नहीं, उसके सभी खेतों के आधार पर तय की जाने लगी, जिन पर सिंचाई की सुविधाएँ अलग अलग होती थी और इसलिए जिनकी उत्पादकता में भिन्नता होती थी। जहाँ सर्वेक्षण कराया भी गया वहाँ उसे अक्सर गलत योजना के तहत जल्दबाजी में किया गया, जिसका परिणाम अति आकलन था। मुंडो का आग्रह था कि एक खेतिहर जिसकी ज़मीन चाहे उतनी उसे लेने की स्वतंत्रता दे जाए, पर उसके विपरीत सिमटाव या भराव का यह अधिकार व्यवहार में 1833 तक त्याग दिया गया था। इस तरह खेतिहर किसान धीरे धीरे गरीब होने लगे और आधिकारिक कर्जदार होते गए और खेती के विस्तार के लिए वो पूंजी नहीं लगा सकते थे। कोयम्बटूर को छोड़ दे तो मद्रास में कोई भूमि बाजार लगभग था भी नहीं, क्योंकि ज़मीन खरीदने का अर्थ लूट जैसी दर से मालगुजारी की अदायगी होता था। तो ये हमारा प्रश्न था कि पुटच्युत व्यवस्था किस भू व्यवस्था से जुड़ी है। तो ये हो जाएगा आपका 54 का ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब आपका 55 नंबर प्रश्न जो है वो आपका होमवर्क भी है कि 1857 के विप्लव को किन विद्वानों ने कुलीनवादी विद्रोह कहा था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विभिन्न फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप जो इतिहास के उसमें शेयर कीजिए। आपको अगर डायरेक्टली सही जवाब पता है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में 55 नंबर लिख के ABCD लिखिए कि 1857 के विप्लव को किन विद्वान ने कुलीनवादी विद्रोह कहा था। जूडिथ ब्राउन, एरिक स्टोक, दोनों या नन ऑफ दीज, ये आपके विकल्प है ABCD। इसमें जो आपको सही लगता है वो सही जवाब लिखें। तो इस तरह से हमारा ये मतलब कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री संपूर्ण प्राचीन भारत को MCQ, संपूर्ण आधुनिक भारत को MCQ फॉर्मेट में द एंड करने की सीरीज की चौथी वीडियो का समापन होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगले अंक में, 5वें अंक में। इसी तरह हमने प्राचीन भारत को MCQ फॉर्मेट में द एंड करने का बेड़ा उठाया, उसका भी आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होते हैं, तो अंत तक देखें। साथ ही में अपने नोट्स में जो जो चीज़ नहीं आता है उसको शामिल करें और हमेशा वीडियो देखते वक्त नोट्स बनाना बिल्कुल न भूलें। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा यह वीडियो IAS प्री, नेट JRF या PGT, TGT, IAS, PCS किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यह समान रूप से महत्व रखता है। फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।